बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी इस देश में इंसानों और इंसानियत के लिए इतना बड़ा काम किया है कि आज इतने सालों बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं और याद करते रहेंगे। मराठा सेवा संघाच्या कार्यामुळे बहुजन समाजातील आणि खास करून मराठा आणि कुणबी समाजामध्ये आज बाबासाहेबांना पूजल्या जाते। बाबासाहेबांचे फोटो मराठा समाजाच्या घरी लावल्या जाते। ही एक फार मोठी उपलब्धि मराठा सेवा संघाची आहे। बहुत बड़ा हुजूम तैयार कर देना, इतना बड़ा हुजूम जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। 5 लाख लोग इकट्ठे दीक्षा भूमि में, इस पवित्र दीक्षा भूमि में एकत्रित होते हैं और आंख बंद कर कर जो बाबा साहेब कह रहे हैं उनकी बात मानकर, उनकी बात से सहमत होकर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। राज्यघटनेमध्ये दिलेलं संपूर्ण जे कलम आहेत ते लोकशाही आणि स्वातंत्र्य विषयी आहेत। तो त्याचा आत्मा आहे आणि आपलं हे संपूर्ण देश जो विविधता मध्ये एकता ह्या संपूर्ण राज्यघटनेचा एक देहरूपी स्वरूप आहे। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं और आप ये देख रहे होंगे कि इस स्टेज पर तकरीबन सभी धर्म के लोग उपस्थित हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। आज का ये दिन बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती का दिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि हम ऐसे महान व्यक्तियों के जन्मदिन मनाते हैं जिन्होंने इंसानों और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम किया होता है। दोस्तों, बहनों और भाइयों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी इस देश में इंसानों और इंसानियत के लिए इतना बड़ा काम किया है कि आज इतने सालों बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं और याद करते रहेंगे। इसकी वजह यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस वक्त के दबे कुचले और समाज में ऊंच नीच का शिकार लोगों का हाथ थामा, उन्हें उस ऊंच नीच की दलदल से उठाकर उन्हें जीने के अधिकार देकर इस समाज के तमाम लोगों की आंखों में आग डालने का अधिकार दिया। इसलिए आज हम उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, इन्हीं कार्य की वजह से, ऐसे लोगों के बड़े बड़े कामों की वजह से लोग उन्हें इतिहास में सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा जाता है, उनका नाम, और उन्हें याद करते हैं। वैसे इतिहास एक एक दिन की यादों से बनता है। आप देखिए कि आज का 14 अप्रैल का ये दिन है। एक 13 अप्रैल का दिन था कि जिसमें जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने
उन बेगुनाह मर्द औरतों के तरफ बंदूकों की गोलियां छोड़कर उनकी हत्या कर दी। उसके नतीजे में 400 बेगुनाह लोग मारे गए। यह भी एक इतिहास में लिखा गया। जो 1919 की घटना है, 1944 की घटना है कि बॉम्बे में डॉकयार्ड में 14 अप्रैल के ही दिन एक एक्सप्लोजन में 300 लोग मारे गए। और देखिए संजोग, देखिए इतिहास का संजोग कि उस 14 अप्रैल के 1944 डॉकयार्ड के एक्सप्लोजन के दिन को आज के बाबा साहेब अम्बेडकर दिन के साथ आग बुझाने का दिन के तौर पर मनाया जाता है। देखिए इतिहास का संजोग। शायद वो इसलिए कि अगर इस देश में नफरत की आग भड़कती है तो उस आग को बुझाने का काम हम अम्बेडकरवादियों का काम होगा। इसलिए शायद इतिहास ने संजोग किया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन के साथ उस आग को बुझाने वाले दिन को क्लब अप कर दिया। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में भी अलग अलग जगहों से चिंगारियां उठनी शुरू हो गई है। ये देश हमारा देश है। अगर ये देश जलकर खत्म हो जाता है तो इसका दुख और अफसोस सबसे पहले हमें होगा। लेकिन समझदारी तो ये होती है कि आग लगाने वालों को आग लगाने से पहले उठकर उनके हाथ को रोक दिया जाए ताकि हमारा देश नफरत की आग से जलने से बच जाए। आज ये सोचने का दिन है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि एजुकेटेड हो जाओ, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं कि हम डिग्रियां ले लें। वैसे भी डिग्री का एक बहुत जलता हुआ मामला चल रहा है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं वैसे भी। लेकिन सिर्फ डिग्री लेने का मतलब नहीं है। डिग्री लेना, पढ़ने का मतलब है कि हम नॉलेजेबल ले लें। अगर किसी ने कहा कि यह देश के लिए ये समाज खतरा है तो हमारी नॉलेज, हमारा एजुकेशन हमें ये कहता है कि हम फौरन इतिहास को देखें, उसका एनालिसिस करें और ख़ुद ये निर्णय करें कि ये देश के लिए खतरा है, देश के लिए नुकसानदेह है या नहीं। एक कहावत पुराने ज़माने में सुनी कही जाती थी कि किसी ने कहा कि तुम्हारा कान कौवा लेके गया तो लोग कौवे की तरफ देखने लग जाते, उसकी तरफ दौड़ देते। लेकिन अक्लमंदों का काम ये है कि वो अपने कानों को टटोल के देखें और ये कहें कि तुम झूठ बोल रहे। आज के ज़माने में ये अफवाह और ये रूमर्स फैलेगी कि इस देश के लिए ख़तरा कौन है, कौन इस देश के आतंक का कारण है। हमारा एजुकेशन, बाबा साहेब का एजुकेशन लेने का मतलब ये है कि हमें एनालिसिस करना चाहिए, कौन हमारे दोस्त है, कौन हमारे दुश्मन है, ये समझना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर की एक दोस्ती का मैं आपको वास्ता देकर कहना चाहूँगा कि मौलाना हसरत मोहानी बाबा साहेब अम्बेडकर के बहुत अच्छे दोस्त थे और वो संविधान बनाने में, वो समिति के उसमें मेंबर भी रहे हैं। उस वास्ते से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी भी आप तमाम लोगों के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप भी हमारे इस बढ़ते हुए हाथ को प्यार से थाम कर इस देश की रक्षा में हम आपके साथ आना चाहते हैं, आप हमारे साथ आना चाहते हैं। आपसी दुश्मनी, कौन लोग लड़ा कर राजनीति करते हैं, कौन फूट डालते हैं, इस बात को हमें समझते हुए इस जलते हुए देश को आग से, नफरत की आग से, धर्म के द्वारा बीच में आग लगाने वाली चीज़ों से बचकर इस देश का विकास करने के लिए सोचने का काम करना चाहिए। आखिर में मैं इतनी बात कहकर आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा कि साथी हाथ बटाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम बाबा साहेब आम्बेडकर को संविधान के रचिता के रूप में जानते हैं, जिन्होंने हमें संविधान दिया। संविधान के बारे में बात की गई, प्रियम्बल को पढ़ा गया, प्रस्तावना पढ़ी गई और इतना सशक्त संविधान हमारे सामने आ गया जिसने दूरियां मिटाई, जिसने समाज में जो विषमताएं थी उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश की। तो ये उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हम में से बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर ने इसके अलावा और क्या किया देश के लिए। बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ा योगदान है। और चूंकि विषय वही है तो मैं उसी विषय पर बात करना चाहूँगा। हम में से कुछ लोग जानते होंगे जो मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन कई लोगों को नहीं मालूम होगा, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन के ऐसे कई अनछुए पहलू हैं
जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक व्यक्ति में इतनी बुद्धिमत्ता, एक व्यक्ति में इतना सक्षम, एक व्यक्ति में इतनी किस्म की काबिलियत, इतने तरीके की इतनी विशेषताएं, इतना स्पेशलाइजेशन हो सकता है, ये आप सोच ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा। जब मैं एक अर्थशास्त्री हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जब मैं अर्थशास्त्र पढ़ने की मैंने शुरुआत की तो मैंने पाया कि हिंदुस्तान का पहला अर्थशास्त्री जो विदेश में जाकर पीएचडी ग्रहण करता है वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है। कितने लोगों को मालूम होगा? मुझे लगता है कि बहुत लोगों को नहीं मालूम है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से विश्व में पहला हिंदुस्तानी जाकर पीएचडी की डिग्री, और ऐसे तबके से आकर जहाँ पर आप जानते हैं सबसे पहला लेख जो लिखा था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने, वो लेख का नाम था चपरासी नहीं पानी नहीं। स्कूल में चपरासी की जिम्मेदारी थी। यदि जब बाबा साहेब आम्बेडकर पढ़ रहे थे स्कूल में तो छुआछूत इतना ज़्यादा था हमारे देश में कि चपरासी की जिम्मेदारी थी उन्हें पानी देने की। जिस दिन चपरासी छुट्टी पर होता था उस दिन उन्हें पानी नहीं मिलता था, पानी तक नहीं मिलता था। तो उनका सबसे पहला लेख है चपरासी नहीं पानी नहीं। वहाँ से शुरुआत की उन्होंने, और उसके बाद इकोनॉमिक्स की डिग्री, उसके बाद में दर्शन शास्त्र की। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। दलित साहित्य और दलित दर्शन शास्त्र मेरा स्पेशलाइजेशन है। और मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बाबा साहेब ने इतना गहन अध्ययन कर रखा है कि एक वन लाइफ इज नॉट इनफ एज दे से। एक जिंदगी में एक आदमी अर्थशास्त्र में इतनी बड़ी स्टडी, दर्शन शास्त्र में इतनी बड़ी स्टडी, राजनीति की इतनी बड़ी सी, उसके अलावा एक बहुत बड़ा हुजूम तैयार कर देना, इतना बड़ा हुजूम जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। 5 लाख लोग इकट्ठे दीक्षा भूमि में, इस पवित्र दीक्षा भूमि में एकत्रित होते हैं और आंख बंद कर कर जो बाबा साहब कह रहे हैं उनकी बात मानकर, उनकी बात से सहमत होकर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसको आज आप यदि सोचें कि क्यों कोई किसी व्यक्ति को मान सकता है इतना, तो मैं कुछ पहलू जिनके बारे में बात कर रहा था उनके बारे में बात कहता हूँ कि मैं पहले अर्थशास्त्र पे आता हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर का जो रिसर्च वर्क था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, वो हिंदुस्तान के रुपए के इतिहास को उन्होंने खोजा और उसके इतिहास के साथ उन्होंने ये बताया कि इस रुपए में क्या समस्याएं हैं। गिरती रुपए की मुद्रास्फीति की गिरती दर के बारे में, जिससे आज हम चिंतित हैं। इतना प्रासंगिक था उनका रिसर्च उस वक्त में। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति की दर गिरेगी, रुपये की कीमत कम होगी, इसको बचने के लिए क्या सुझाव होने चाहिए, वो सुझाव उस रिसर्च में दिए गए हैं। मैंने पढ़ा है और मुझे वो सुझाव आज भी प्रासंगिक लगते हैं। उसके बाद दूसरा रिसर्च था उनका, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में जो फाइनेंस का सिस्टम था उसके ऊपर में बहुत बड़ा रिसर्च कर डाला। वो अगर आप पढ़ेंगे आज भी प्रासंगिक है। आज भी हमारे देश में जब हम अपने बजट को लेके, मैं बजट पे स्पीचेस देता हूँ हर साल, 20-25 स्पीचेस होती है हर साल बजट पे मेरी, और उन स्पीचेस में ये बात कहता हूँ मैं कि बाबा साहेब ने उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश इंडिया के फाइनेंस के बारे में जो बातें लिखी थी उन बातों को आज भी प्रासंगिक है। उनको यदि आज भी आप समझते हैं तो आप हमारी जो विसंगतियाँ नज़र आती है हमारे देश के बजट में और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, उनका आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो हम एक राजनीतिज्ञ को देख रहे हैं, हम एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट को देख रहे हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसने समाज में मास मूवमेंट ला ली, लेकिन एक अर्थशास्त्री भी हैं वो, और सबसे पहले अर्थशास्त्री हैं, उसके बाद वकालत करते हैं, और उसके बाद में वकालत करके बहुत सारे केसेस जीते, और ऐसे ऐसे केसेस जीते कि जिन केसेस के बारे में शायद लोगों को नहीं मालूम होगा। उन केसेस में उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए वो केसेस लड़े। तो ये चीज़ें देख के हैरान करती है हमें कि एक व्यक्ति अपने आप में इतना बड़ा ज्ञान का सागर और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन कैसे बन सकता है। वर्ण व्यवस्था के बारे में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार हम लोग जानते हैं। बहुत अच्छी तरीके से बाबा साहेब ने, जिसे कहते हैं विदाउट मिंसिंग अ वर्ड, एक शब्द को भी दबाकर या छुपाकर नहीं कहा। उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था जिम्मेदार है हिंदुस्तान में जो परेशानी है, हिंदुस्तान में जो छुआछूत का माहौल है, हिंदुस्तान में वर्ण व्यवस्था जब तक कायम रहेगी तब तक हमें परेशानियां रहेगी, क्योंकि आपका जन्म ये
ये डिसाइड कर रहा है, ये निश्चित कर रहा है कि आप कौन सा काम करोगे। जब तक ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक जाति प्रथा से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, और आज भी प्रासंगिक लगता है। आज हमारे मित्रों ने जो बात की कि समाज में आज भी कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो गलत धारणाएं फैलाने की कोशिश करते हैं, जो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है, जो गलत मैसेजेस देती है। सो वक्त है कि हमें उन विचारों को दोबारा विजिट करना है, पहुंचना है, जिन विचारों के माध्यम से बाबा साहेब ने कहा कि समाज में किस तरीके से समानता लाई जा सकती है और घृणा का प्रसार और प्रचार जो हो रहा है उसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है। आज बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। आज के नैरेटिव में मुझे लगता है कि इस बात को हमें बहुत ध्यान होगा। अब जब हम बात करते हैं कि बाबा साहेब ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए, तो जैसे हमारे मित्र ने कहा कि रिजर्वेशन को लेकर ही आप समझ लेते हैं कि बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान था, या हमारे संविधान की संरचना ही बहुत बड़ा योगदान था। उससे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की गई। क्या आप जानते हैं कि हिंदू जो कोड बना था, मैरिज कोड बना था, उसमें बाबा साहेब का बहुत बड़ा, उसकी ड्राफ्टिंग में बहुत बड़ा योगदान रहा है। महिलाओं की स्वतंत्रता और महिलाओं की शिक्षा में बाबा साहेब का योगदान सभी समाज के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए बहुत बड़ा था। और बाबा साहब का एक कथन था कि मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। आपके समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है, इससे मुझे पता लगता है कि ये समाज कितना विकसित है। ये बातें आप सोचिए उस वक्त हो रही है जिस वक्त में महिलाओं का दर्जा नीचे था हमारे देश में। बाबा साहेब समानता की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, महिलाओं को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को एक जितना अधिकार देने की बात कर रहे हैं सभी समाज की महिलाओं को, और कह रहे हैं कि मैं समाज को उतना ही आगे समझूंगा जिस समाज में महिलाएं आगे होती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए थे कि बाबा साहेब ने लगातार काम किया इन चीज़ों के लिए, लगातार सभी जाति के विकास के लिए। बाबा साहेब का कहना था कि जिस देश में कुछ जातियां अविकसित रह जाएगी इस वजह से कि अस्पृश्यता है या छुआछूत है या कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिससे जो प्रेरित है हमारे पुराने विचारों से, जिसकी वजह से समाज का कोई वर्ग वंचित रह जाता है, तो हमारे देश का विकास कभी भी नहीं हो सकेगा। ये प्रेरणा हमें मिलती है। और बाबा साहेब का सबसे बड़ा जो मैं योगदान समझता हूँ, एजुकेशन, शिक्षा। उन्होंने बहुत पहले इंस्टीट्यूशंस चालू कर दिए थे शिक्षा से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन, राइट टू एजुकेशन का प्रोविजन बाबा साहेब का प्रोविजन है। हर व्यक्ति को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कम्युनिटी एंड द सोसाइटी दैट ही बिलोंग्स टू, उसको पूरा हक है शिक्षा लेने का। तो ये समाज का आईना बाबा साहेब ने उस वक्त देखा, जो आईना हमें आज परेशान कर रहा है, जो आज हमें परेशानी हो रही है। आज भी शिक्षा से लोग वंचित हैं, आज भी गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, आज भी समाज में समान अधिकार मिलने का स्वप्न पूरा नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन, बाबा साहब जानते थे कि ये सब होने वाला है, बहुत दूरदर्शिता थी, बहुत समय पहले देख लिया था उन्होंने। तो आज हमें क्या करना है? आज बाबा साहेब की जयंती के मौके पर हम क्या कर सकते हैं? हमें कटिबद्ध होना है, हमें प्रतिबद्ध होना है, हमें प्रण करना है कि बाबा साहेब के जो सपने हैं, जिनको पूरा करने के लिए बाबा साहेब ने अपना जीवन निछावर कर दिया, जिसको पूरा करने के लिए बाबा साहेब ने हजारों लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाई, पहुंचे, उनको समझाया कि क्या होना चाहिए, उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम में से हर किसी को की बनती है। हमें आज हमारे पास बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बीच बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे बीच में आम नागरिक भी यहाँ पर है। हम सब आज एक प्रतिज्ञा लें कि बाबा साहेब के सपने का भारत, where the mind is without fear, where the head is held high, where knowledge is free, where the world has not broken into fragments by narrow domestic walls, उस किस्म के सपने को हम यदि चरितार्थ कर सकेंगे, उसे साकार कर सकेंगे, तो बाबा साहेब के जन्मदिन का या बाबा साहेब के जन्मदिन का ये अवसर जो हम मना रहे हैं, ये उसका सही अर्थ होगा। मेरी आप सबसे यही अपील है, यही है। हमारे मित्रों ने कहा कि
वक्त ऐसा है कि सभी समाज के लोग सामने आए। सिख धर्म पूरी तरह से आप सबके साथ है। संविधान हमारा है, बाबा साहेब हमारे हैं, हम सबके हैं। तो मेरा वादा है हमारे धर्म की ओर से, सिख समाज की ओर से। आज मैंने इतना अच्छा एक जिसे हम गुडविल जेस्चर कहते हैं ना, वो देखा। आज बैसाखी का दिन है। कामठी रोड गुरुद्वारा सिंह सभा के सामने से आज प्रोसेशन आ रहा था। आज बाबा साहेब के जन्मदिन निमित्त लोगों ने प्रोसेशन निकाला था। म्यूजिक और खुशी का माहौल था। गुरुद्वारे के सामने जब पहुंचे तो उन्होंने म्यूजिक रोक दी। सब लोग आदर के साथ, श्रद्धा के साथ गुरुद्वारे के सामने खड़े रहे 5 मिनट। गुरुद्वारे से लोग बाहर आए, उनका स्वागत किया, सत्कार किया, और वो देखने लायक था। तो मैं चाहता हूं कि ये प्रयास हो, हम सब मिलकर एकजुट होकर। बाबा साहब हमारे सबके हैं। अगर आप कहेंगे कि आपके हैं तो मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। आपके नहीं हैं, आपके हैं, लेकिन हमारे भी हैं। हर किसी के हैं, हर भारतवासी के हैं। हर भारतवासी को गर्व है बाबा साहेब के ऊपर। तो अब इस बात को लेकर आगे बढ़ें, ये खुशबू दूर दूर तक फैलाएं। आप लोगों ने जो आयोजन किया है, सभी धर्म को यहाँ इकट्ठे लाकर और सभी धर्म के लोगों को लाकर एक प्लेटफॉर्म पर अपना आदर बाबा साहेब के लिए व्यक्त करने के लिए, ऐसा मौका मैं तो कभी गंवाना नहीं चाहता था। मुझे जब फोन आया, मैंने कहा मैं बिल्कुल जरूर आना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैं चाहूँगा कि इस आयोजन की खुशबू पूरे देश में पहुंचे, विदेश में पहुंचे। बाबा साहेब ने जब लेबर कोड लिखा था, आपको मालूम है, यूएनओ ने उसे अडॉप्ट किया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बाबा साहेब का लिखा हुआ लेबर कोड डायरेक्टली अडॉप्ट किया था। कहने लगे कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। बाबा साहेब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया, आपको मालूम है, बल्गेरिया में और यूरोप के कई देशों में जो पिछड़ा वर्ग था, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। वहां पे कहने लगे कि ये बाबा साहेब हमें राह दिखा रहे हैं। तो उस राह पे हमें चलना है और हमें आगे बढ़ना है। बाबा साहेब ने कहा संघर्ष करो, शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे फक्त आरक्षण आणि बाबासाहेब आंबेडकर हा एवढाच संबंध आजपर्यंत लावण्यात आलेला होता। 1990ला मराठा सेवा संघाची स्थापना झाली आणि मराठा सेवा संघाने संपूर्ण महापुरुषांचा जो इतिहास, चुकीचा इतिहास समाजापुढे आणलेला होता, मग तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा असो, संभाजी महाराजांचा असो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा असो, खरा इतिहास लोकांसमोर आणला। आणि मराठा सेवा संघाने सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे जे बहुजन समाजासाठी जे कार्य केलेलं होतं, ती समाजासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला। आणि आज त्याचीच फलश्रुती म्हणून मराठा सेवा संघाच्या कार्यामुळे बहुजन समाजातील आणि खास करून मराठा आणि कुणबी समाजामध्ये आज बाबासाहेबांना पूजल्या जाते। बाबासाहेबांचे फोटो मराठा समाजाच्या घरी लावल्या जाते। ही एक फार मोठी उपलब्धी मराठा सेवा संघाची आहे। आणि प्रत्येक वेळेस मराठा सेवा संघ हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांच्या सोबत असलेल्या संघटनेसोबत खंबीरपणे उभा राहिलेला आहे। याची अनेक उदाहरणं आपल्या लोकांना माहीत आहे। अनेकदा कोणतेही कारण नसताना मराठा कुणबी समाजामध्ये आणि आंबेडकरवादी समाजामध्ये द्वेष निर्माण करण्याचं काम काही ज्या वेळेस झालेलं आहे, त्यावेळेस मराठा सेवा संघाने पुढाकार घेऊन अशा दंगली थांबवलेल्या आहे। महाराष्ट्रामध्ये ह्या अगोदर छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती म्हणजे हिंदू आणि मुसलमानांची दंगल ही ठरलेलीच असायची, असं एक समीकरण होतं। त्या समीकरणाला छेद देण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते मराठा सेवा संघाने केलेलं आहे। आणि आजही त्याचमुळे अनेक ठिकाणी मुस्लिम एरियामध्ये मुस्लिम संघटनाद्वारे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती ही साजरी होत असते। वक्ते इथे असल्यामुळे आणि आपल्याशी तर केव्हाही संवाद साधता येईल, त्याच्यामुळे मी आपला जास्त वेळ न घेता पुनश्च एकदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। आपण आयोजकांनी मी आयोजक म्हणणार नाही, कारण की आम्ही सुद्धा एक आयोजक आहोत।
आणि ह्याची फक्त एक मिनिट घेईल मी. आणि ह्या संयुक्त जयंतीचा 2015 पासून आम्ही प्रयोग करत आहोत. भीमा कोरेगावला झालेल्या घटनेच्या नंतर आम्ही सर्व लोकांनी असं ठरवलं की महापुरुषांच्या जयंत्या ह्या कोणत्याही समाजापुरत्या मर्यादित नसाव्यात आणि महापुरुष हे कोणत्याही समाजाचे बांधील नसावेत किंवा कोणत्याही समाजाला तो अधिकार दिलेला नाही आहे. एवढ्या मोठ्या महापुरुषांना आपल्या समाजामध्ये आणि ते आमचेच आहे सांगण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. आणि या अनुषंगाने संयुक्त जयंती छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीपासून सुरुवात झाली आणि दरवर्षीप्रमाणे संयुक्त जयंती करतो. या जयंतीचं ही जयंती घडवून आणण्याकरता फार मोठं श्रेय असलेले डॉक्टर निसर्गलीन डॉक्टर कृष्णा कांबळे यांना मी आदरांजली अर्पण करतो आणि माझ्या शब्दांना विराम देतो. जय जिजाऊ, जय भीम. आजच्या ह्या 132व्या जन्मदिनाच्या निमित्त मी बाबासाहेबांना हार्दिक अभिवादन करतो, नम्र अभिवादन करतो आणि आपणा सर्वांना ह्या दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. जेव्हा आज आपण बाबासाहेबांच्या ह्या पवित्र भूमीवरती एकत्र जमलो आहोत आणि आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात देशाची जी राज्यघटना आहे त्याच्या प्रियांबलने, प्रस्तावनेने सुरुवात केली, तेव्हा मला खूप आनंद झाला. मी यावरती मनन चिंतन करत असताना मला जाणवलं की ह्या राजघटनेचं प्रियांबल म्हणजे प्रस्तावना हे एक चेहरा आहे. राजघटनेमध्ये दिलेलं संपूर्ण जे कलम आहेत ते लोकशाही आणि स्वातंत्र्याविषयी आहेत. तो त्याचा आत्मा आहे. आणि आपलं हे संपूर्ण देश जो विविधता मध्ये एकता ह्या संपूर्ण राजघटनेचा एक देहरूपी स्वरूप आहे. आणि म्हणून मला सांगावंसं वाटतं की ही देशाची राजघटना हा एक जिवंत ग्रंथ आहे. हा एक जिवंत दस्तऐवज आहे. त्याच्यामधला जिवंतपणा आपल्याला जर टिकवायचा असेल तर प्रियांबलमध्ये, प्रस्तावनेमध्ये जी दिलेली मूल्य आहेत, न्याय, समता, एकता आणि बंधुता, ही जी मूल्य आहेत ती सर्व धर्मांनी दिलेली आहेत. ही मूल्य सर्व धर्मामध्ये जागृत आहेत आणि तीच आपल्या समाजामध्ये पेरणं, रुजवणं, त्याला खत पाणी घालणं आणि त्याचं रूपांतर वटवृक्षामध्ये करणं हे आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाचं कार्य आहे आणि कर्तव्य आहे. आणि म्हणून माझ्या प्रिय मित्रांनो, आजच्या दिवशी मला थोडक्यात एकच सांगायचं आहे की हा देश जर एक महासत्ता बनायची असेल तर सर्वप्रथम आपली जी राजघटना आहे ती जिवंत करणं, जीवित करणं, त्याच्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला समानता आणि बंधुता ही जी मूल्य आहेत ती मूल्य प्रत्येक व्यक्तीमध्ये वाढीस लावणं हे आपणा सर्वांचं कर्तव्य आहे. आणि त्यासाठी येथील जे आयोजक आहेत त्या आयोजकांनी केलेले प्रयत्न आत्तापर्यंतचे आणि पुढे, त्या सर्वांचं मी अभिनंदन करतो आणि पुढच्या त्यांच्या कार्यासाठी शुभेच्छा देखील देतो. आज जेव्हा आपण ह्या भूमीमध्ये एकत्र जमलो आहोत
तेव्हा सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायला हवी की डॉक्टर बाबासाहेबांचं जीवन is an instrumentive to everyone who yearns for human dignity and equality. And in relation to the society. हे जेव्हा आपण त्याची जाणीव ठेवू तेव्हा खऱ्या अर्थानं आपण पुढे प्रगतिशील राहू. The social teaching of the Catholic Church has 4 pillars. पहिला मानवी प्रतिष्ठा, एकता, प्रिन्सिपल ऑफ सबसिडियारिटीज, एकमेकांचं सहाय्य करणं, आणि चौथा आहे कॉमन गुड, सर्वांचं चांगलं चिंतित करणं. आणि हेच सर्व मूल्य आपल्याला आपल्या राजघटनेमध्ये देखील मिळतात. अखेर बाबासाहेबांचं आणि आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी दिलेलं सर्वात महत्त्वाचं साधन आपलं स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी ट्रूथ अँड नॉन व्हायलन्स, सत्य व अहिंसा, हे 2 गोष्टी आपल्याला त्याची जतन करणं आवश्यक आहे. सत्य तुम्हाला मुक्त करेल. द ट्रूथ विल मेक यू फ्री. हे जे येशू ख्रिस्ताने सांगितलेलं होतं तेच आपण आपल्या न्यायपालिकामध्ये पाहतो की सत्यमेव जयते हा आपल्या न्यायपालिकाचं ब्रीद आहे. आणि हे ब्रीद आपल्याला टिकवायचं असेल तर आपल्यामध्ये सामाजिक परिवर्तनाची जरूरत आहे, गरज आहे. आणि हेच बाबासाहेबांनी त्यांच्या प्रत्येक लिखाणामधून, त्यांच्या प्रत्येक व्याख्यानामधून जगाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. आपण राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र झालो, पण खऱ्या अर्थानं सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिवर्तन झाल्याशिवाय आपण खरं स्वातंत्र्य अनुभवू शकणार नाही. आणि म्हणून माझ्या प्रिय मित्रांनो, आज आपल्यासमोर असलेले चॅलेंजेस, आव्हानं काय आहेत? तर पहिलं आव्हान आहे मूलतत्ववादी, धर्मांध, अंधश्रद्धा आणि धर्माच्या नावाने ज्या काही अनिष्ट गोष्टी समाजामध्ये होतात त्याविषयी जागृत राहणं, त्याविषयी सातत्यानं आपण वैचारिक जीवन जे आहे ते वाढीस लावणं, तरच आपण ह्या मूलतत्ववादी फंडामेंटलिझम आणि जे काही अंधश्रद्धा आपल्या समाजामध्ये आहे त्याविषयी आपल्याला आपला जो संघर्ष आहे तो चालू ठेवायला पाहिजे. मित्रांनो, आज ह्या दिवशी सामाजिक परिवर्तनाचा जो बाबासाहेबांचा संदेश होता, जो डॉक्टर बाबासाहेबांनी आपल्या समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला अंगीकारण्याचं आव्हान केलं, हे सामाजिक परिवर्तन घडवण्यासाठी आपण सर्वजण वचनबद्ध राहूया आणि प्रयत्नशील राहूया. आणि त्यासाठी मी आपणा सर्वांना आजच्या दिवशी माझ्या शुभेच्छा देतो.